पिछले दिनों हमने भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर जी से बातचीत की कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी नेशन ब्रेकर है और भारत की आर्मी नेशन बिल्डर है। हमारा वो शो दोनों देशों में वायरल हुआ। दोनों देशों के जो लोग दुनिया भर में रहते हैं उन्होंने उसको देखा। हम इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं कि आफ्टर ऑल क्या कारण है कि एक ही जगह से दोनों आर्मियों का जन्म हुआ, यानी ब्रिटिश आर्मी के ओरिजिन से भारत की आर्मी 1947 में आगे चलती है। पाकिस्तान पार्टीशन के नतीजा में कार्व्ड आउट एक कंट्री सामने आता है और उसकी भी आर्मी वहीं से बनती है। लेकिन भारत की आर्मी नेशन बिल्डर है और पाकिस्तान की आर्मी नेशन ब्रेकर है। इसमें हम बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर जी से करेंगे और जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और भारत की जो जंगें हुई उनके असल रिज़ल्ट्स क्या थे, कौन जीता था, कौन हारा था। ये भी आने वाले शोज़ में हम बातचीत करेंगे। आज हमारा फोकस है जो रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी का एक अनप्रेसिडेंट किस्म का एक्शन हुआ कि 100 से ज़्यादा सीनियर अफसरों को फायर किया गया। और ये तो ख़बर की हद तक है। जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं वो ये कि अभी ये सिलसिला इन्वेस्टिगेशन का और अंदर चल रहा है। जो 100 से ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स फायर हुए उनमें एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल थे, 2 सिटिंग मेजर जनरल थे, कई ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, मेजर थे। तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंट है। आफ्टर ऑल साउथ एशिया के इन 2 बड़े मुल्कों में ये फ़र्क कैसे रहा। मैं स्वागत करता हूँ चेन्नई से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर साहब का एक बार फिर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आज फिर एक तरह से मौका दे रहे हैं कि हम साउथ एशिया के जो व्यूअर्स हैं समझ सकें इन बातों को गहराई के साथ कि आफ्टर ऑल वहाँ पे क्या हो रहा है। सर पहला तो मेरा टेक ये है कि ये कितना अनप्रेसिडेंट आपको लगता है कि इतनी सहूलत से आईएसपीआर के एक जनरल साहब टीवी पे आते हैं और कहते हैं जी हमने 102 सीनियर अफसरों को फायर कर दिया है। ये आपके लिए खबर कैसी है और कितनी शॉकिंग है और इसमें क्या मैसेज आपको नजर आता है? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरे को मुझे दोबारा आपके शो पे बुलाया। और जो आपने पहले बात बताया कि जो हमारा पहले वीडियो जो है वो काफी वायरल हो गया है और पहले बार मैं देख रहा था कि एक कोई मेरा इंटरव्यू के ऊपर 1000 से ज्यादा कमेंट आए हैं और उसमें जो कमेंट आए हैं वो मेरे को खुद विश्वास दिलाया है कि मैंने सही बात किया है। उसी सिलसिला को जारी करेंगे आज के दिन। और जो आपने जो सवाल पूछा है कि इतने तादाद में किसी को फायर करना, उसमें एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल और कर्नल, ब्रिगेडियर्स तो होंगे कोई डिटेल्स नहीं आया। और जैसे आपने बताया और भी इसका दिस इज नॉट द एंड, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, इट इज अनप्रेसिडेंटेड बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अगर आप देखोगे, इसको तुलना करोगे जी जिनपिंग या पुतिन के साथ, फिर तो हो सकता है, क्योंकि अभी पुतिन ने 2 जनरल्स को गायब कर दिया, उनका नामो निशानी पता नहीं है, ये प्रिगोजिन का म्यूटिनी के बाद। उसी तरीके से जी जिनपिंग ने काफी लोगों को पर्च कर दिया पिछले 10 साल में, वो सब गायब हो गए। वो राइट, दैट्स देयर 2 रीसेंट एग्जांपल्स। अगर पिछले दशक गो टू द प्रीवियस सेंचुरी, स्टालिन के पर्जर्स हैं, माओ के पर्जर्स हैं, वो अलग किस्म के पर्जर्स हैं। ये जो है एक, इट इज अ पर्ज ऑफ इट्स ओन काइंड, राइट? इट इज अ पर्ज ऑफ इट्स ओन काइंड बिकॉज इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री ऑल्सो, एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इफ पाकिस्तान कॉल्स इटसेल्फ अ डेमोक्रेसी बाय एनी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ओके, मैं इसका I'll get into a bit of a technicality and then we'll get into the other issues connected with the sacking. The first point is
there is no democracy can the army sack major generals and lieutenant generals or even a major or a captain. It is the government of that country which does that. And you just can't sack, and it is not you have to go through a procedure even for the government to sack, because all these officers are commissioned officers. They're commissioned by the president. So you can't just sack them, but it happens in Pakistan. Okay. And agar aap dekhoge, this crisis which is now there started with this kind of a precedent when General Faiz Hamid was removed from the DGISI's chair, and Imran Khan objected to it as a prime minister, and he did not approve the replacement. Right? Constitutionally, you might say anything about Mr. Imran Khan. He was right. If it's a democracy, but the army had done it, and the army had to back it up. And so, instead of Faiz Hamid or losing the job or otherwise, the prime minister lost the job. So it just tells you that the army is above everything, even constitutionally, in Pakistan. That's the first. जो दूसरी बात ये है, जो अहम बात ये है कि ये हुआ क्यों? अगर 109 ऑफिसर को आपने फायर करना है और भी आगे हैं, तो इसका मतलब आपका आर्मी जो है डिवाइडेड आर्मी है, और उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हो. और ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड इसीलिए है कि सबसे पहली बार पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक इतना बड़ा चैलेंज हुआ है उसका अथॉरिटी के ऊपर. राइट? एंड जो पाकिस्तान आर्मी जो बोलता रहता है कि वी आर द लास्ट वर्ड इन पाकिस्तान एंड वी आर द सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान, राइट, एंड वी आर अबव एवरीथिंग एल्स, एंड पाकिस्तान आर्मी इज नोन टू बी एन आर्मी विद अ नेशन. So, taking all this into consideration, the situation would have been very bad for this to happen. That means the divisions were very high, and the army has been severely threatened by Mr. Imran Khan. And the effect is that is why the Pakistan army has got after Mr. Imran Khan, so that he does not pose any kind of threat to the army anymore. This is probably for the first time कि किसी सिविलियन अथॉरिटी और किसी सिविलियन शख्स ने पाकिस्तान आर्मी के इतना चैलेंज किया है. इससे पहले किसी ने चैलेंज नहीं किया. एक चैलेंज अगर आप याद रखेंगे तो जुल्फिकर अली भुट्टो ने किया था, और उसको जियाउल हक ने हटा दिया 79 में और लटका दिया. 77 में हटा दिया, 79 में लटका दिया. दूसरा चैलेंज हुआ था through the judges against Pervez Musharraf, but it was not an individual challenge. It was not a challenge against the Pakistan army. ये challenge था against Pervez Musharraf, right? जब ये lawyers और ये उनका जो चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी मेरे ख्याल में उनका नाम था, जो सड़कों पे उतराया, जनरल परवेज मुशर्रफ had to go. और ये तीसरा मर्तबा है जो हो रहा है कि मिस्टर इमरान खान एक्चुअली उन्होंने पूरा पाकिस्तान आर्मी का अथॉरिटी को चैलेंज किया, एंड आई थिंक ही इज पोज्ड द बिगेस्ट डेंजर. एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ही हैड मैनेज्ड टू डिवाइड द पाकिस्तान आर्मी. इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने ये कदम लिया. और उसके साथ साथ ये भी बात है कि ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल लट्टू गवर्नमेंट है, पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में है, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी जो पिछले आर्मी चीफ ने इस गवर्नमेंट को बिठाया थ्रू बैकडोर मेथड्स, और इसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका कोई बोलबाला तो है ही नहीं. राइट? अगर इस पूरा व्याख्या में देखोगे तो एक ही आदमी ने बोला, और वो है चीफ जस्टिस. वो सही है या नहीं है वो अलग बात है. He is the only one जो उसने कुछ रोक लगाया है. पर मेरे ख्याल में इन्होंने ये मेन एक्ट का व्याख्या देखते हुए और वगैरह वगैरह देखते हुए वो भी थोड़ा पीछे हट गए.
अब जो पाकिस्तान में का हालत है, और इट इज अ कंप्लीट हाइब्रिड डिक्टेटरशिप। और जनरल आसिम मुनीर हैज एमर्ज्ड एज अ बैकसीट डिक्टेटर। और मैंने और जनरल वीपी सिंह जो हमारा एक पुराना कोर कमांडर है, हम दोनों ने गनर शॉट के ऊपर हमने एक इसका वीडियो किया और इसका पूरा एनालिसिस भी किया है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड बाय मेनी स्टैंडर्ड्स, और पाकिस्तान आर्मी इज डूइंग ऑल इट्स बेस्ट टू रिगेन इट्स ओन स्टेचर। बात यह है कि वो उन्होंने अपना कब्जा तो कर लिया दोबारा देश के ऊपर, पर क्या उनका वो स्तर रहेगा या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं रहेगा। इनका जो स्तर है और इनका जो रेपुटेशन है उसके ऊपर आंच आ गया है। दे बीन डेंटेड। क्या पाकिस्तान आर्मी हैज एमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल में इट हैज एमर्ज स्ट्रॉन्गर एक नजरिया से, क्योंकि उनका कब्जा पूरा है। पर ओवरऑल क्या है, इनका बोलबाला थोड़ा वीक हो गया, और जनता जो है इनके ऊपर उतना विश्वास नहीं करती है जितना पहले करती थी। और ये बात मेरे को कंफर्म हुआ है जब हमने जो वीडियो किया था उसके कमेंट्स के बारे में। उसके कमेंट्स देखते हुए मेरे को पूरा यकीन है, बहुत लोग सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी क्या है, कि उनके जनरल्स जो है उनको झूठ बोल रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, वगैरह वगैरह, एंड दे आर नॉट द लास्ट बेस्टियन ऑफ द नेशन। सर, आपने बड़ी अहम बातें की। आपने कहा कि इमरान खान एक तरह से यानी भट्टो और इफ्तिखार चौधरी के बाद शायद सबसे मजबूत कोट अनकोट स्ट्रॉन्ग सिविलियन लीडर लगता है जिसने आर्मी को चैलेंज किया। मगर सर, ये भी तो एक रियलिटी है कि जो चैलेंज इमरान ने किया अभी कुछ महीनों से, उसके पीछे भी आर्मी के बहुत सारे लोग थे, इसीलिए तो 102 लोग फायर हुए। एक तो ये फैक्टर भी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इफ्तिखार चौधरी भी आर्मी का पपेट था, और उसने भी चैलेंज मुशर्रफ को तब किया जब उसके पीछे आर्मी के कुछ और लोग थे, एक और ग्रुप था। यानी अगर आर्मी आज डिवाइडेड है तो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी डिवाइडेड थी, इवन जुल्फ़िकार अली भट्टो के ज़माने में भी डिवाइडेड थी, अगरचे इतनी डिवाइडेड नहीं थी जितनी हम आज देखते हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि इमरान खान यानी एक सिविलियन आर्मी की वजह से आर्मी पाकिस्तान की चैलेंज नहीं होती, आर्मी के अपने लोग उसके पीछे खड़े थे जिसकी वजह से चैलेंज होती है? तो ये फैक्टर आपको कितना स्ट्रांग नजर आता है? इस पे कोई डाउट नहीं है कि आर्मी बिल्कुल डिवाइडेड था। मिस्टर इमरान खान ने आर्मी को डिवाइड करने में वो ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि जो जनरल फैज हमीद का जो अपॉइंटमेंट या एज अ कोर कमांडर वगैरह वगैरह, जब वो किस्सा चला था उसी वक्त बड़ा क्लियर था कि डिवाइडेड थे। इनफैक्ट ये डिवीजन तब से शुरू हुआ जब जनरल फैज हमीद केम बैक फ्रॉम अफगानिस्तान and he was marched up to the adjutant general and he was conveyed at displeasure from by the chief then General Bajwa. तो उसी वक्त कुछ the divisions were out in the open। और बाद में जब वो किस्सा हुआ था उनका अपॉइंटमेंट एज अ कोर कमांडर, और ये नए DGISI का अपॉइंटमेंट जब हुआ था, तब क्या था कि lot of veterans in Pakistan army of the Pakistan army started supporting Imran Khan, और lot of people in Pakistan felt, उन्होंने महसूस किया कि इमरान खान को निकालना नाजायज था, राइट? और तो आफ्टर ऑल इट इज अ पॉलिटिकल थिंग, एंड कोई भी पॉलिटिकल व्याख्या होता है तो उसके दो राय होंगे, और जितने ये वेटरन्स हैं वो बाहर निकल रहे, दे बैक इमरान खान। ये भी मुझे थोड़ा फीडबैक मिला डायरेक्टली, क्योंकि जब भी मैं शो करता हूँ कुछ फीडबैक ये मेरे को डायरेक्टली देते हैं, कुछ फीडबैक ये ट्रैक टू के माध्यम से देते हैं। तो बहुत लोग वेटरन्स का ये सोच था कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो दे शुड बी फार अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हमने ये बताया सबको
कि अगला चीफ जो भी आएगा, हमारा राय उनको और हमारा एडवाइस उनको यही है कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए और पॉलिटिक्स को और नॉर्मल तरीके से चलने दीजिए, सो दैट वी बिकम अ प्रॉपर डेमोक्रेसी, राइट? तो दो राय तो थे इसमें, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इसीलिए पाकिस्तान आर्मी वाज थ्रेटेंड. व्हाट वाज थ्रेटेंड टू द पाकिस्तान आर्मी? दे हैड होल्ड ओवर द नेशन. इनका जो सेल्फ इंटरेस्ट था, दैट वाज थ्रेटेंड. देयर गुडीज वेर थ्रेटेंड. इनका जो जमीन मिलता था, इनको जो पैसा मिलता था, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, इनको जो अच्छे अच्छे नौकरी मिलते थे, और इनको जो पावरफुल अपॉइंटमेंट्स मिलते थे, इनको जो सीपीईसी के जो लाभ मिलते थे, ये सब दे वर थ्रेटेंड. अगर ये सब थ्रेटन हो गया और देयर होल्ड ऑन द कंट्री अगर ढीला हो गया, तो इनके सब सेल्फ इंटरेस्ट वर एट स्टेक. अगर ये होता तो दे वुड हैव बीन पुश्ड बैक इनटू द बैरक, और वो नहीं चाहते थे कि ये सब हो दे रीच दैट पोजीशन. And I think that's why they took this, General Munir took that call that I will hit back with vengeance. And that's what he's been doing May 9th के बाद, right? और जहां तक May 9th का सवाल है, बहुत लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये किसी और तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता. मेरी तरफ से जनरल मुनीर use this as an opportunity. एंड हो सकता है इनका भी हाथ है, क्योंकि अभी तक वो जुडिशियल इंक्वायरी तो बिठाए नहीं, वो तो हो नहीं रहा, ये अपने आप मिलिट्री कोर्ट चला रहे हैं. सो ही वुड हैव कुछ तो हुआ होगा, और कुछ उन्होंने कुछ और ऑर्केस्ट्रेट किया होगा, जिसकी वजह से ये वाकया इतना बड़ा हो गया. और एक बार वाकया उतना बड़ा हो गया तो देन ही मूव्ड विद कंप्लीट इन अ डिसिसिव मैनर टू अचीव व्हाटएवर ही वांटेड. और इसका नतीजा आप आज देख रहे हो. जहां तक पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल है, आप देखिए ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या पीपीपी के भुट्टो हो, जरदारी है, ये सब दुबई में बैठे हैं और एक माफिया के डॉन की तरह वहां हिसाब कर रहे हैं कि कौन कितना पावर, कैसे शेयरिंग होगा, कुछ होगा. और यहाँ वहां एक माफिया चल रहा है, यहाँ ये आर्मी ने एक माफिया टाइप का सिस्टम अपना चला दिया. और इन दोनों के बीच में आम जनता है वो जूझ रही है. और इनफैक्ट दिस इज द होल थिंग कि मेरा खुद का ये है कि पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी. मैं समझाता हूँ. स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडाइम जो है, ये न्यूक्लियर डिटरेंस में या न्यूक्लियर इश्यूज में बात करते हैं हम नॉर्मली. मैं वो न्यूक्लियर इशू इधर लेके आ रहा हूं क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियर इशू है किसी तरीके से. स्टेबिलिटी क्या है? ऊपर जहां तक गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, और आर होल्ड ओवर द आर्मी एंड द नेशन, ये Asim Munir as a backseat dictator has got it, and he's got some stability at the top. उतना गदर नहीं है जो May 9th को या पिछले महीने था. पर अगर आप नीचे देखोगे, इंस्टेबिलिटी है. आपका इन्फ्लेशन 38% तक हो गया है, राइट? एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके देश से भाग रहे हैं. वो जो शिप जो डूब गया था और इतने लोग मर गए, ये पहले मर्तबा तो हुआ नहीं, ये पहले भी ये लोग भाग रहे हैं. जब आपके देश से लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इमिग्रेंट, अपना पूरा जो पैसा उन्होंने जिंदगी भर कमाया उसको दाव में लगा के अपना दे आर टेकिंग द रिस्क ऑफ देयर लाइफ एंड गोइंग अवे इलीगली फ्रॉम यू, फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? और सो देयर इज होल लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी एट द बॉटम. वहां आपके टीटीपी के या बलूचिस्तान रिबल्स वो तो कम नहीं रहे. आपके जो जितने फ्लड विक्टिम्स हैं उनको कोई दे हैव नॉट गॉट कोई असिस्टेंस तो मिला नहीं इनको खास अभी तक, वो भी कष्ट में है. और आपके सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या एग्रीकल्चरल इंडिकेटर्स या सब कुछ है वो दे आर इन बैड शेप. तो अगर आप देखोगे, पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी एट द टॉप, एंड
सॉरी स्टेबिलिटी एट द टॉप एंड इंस्टेबिलिटी एट द बॉटम। और ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया इमरान खान की सरकार चले जाने के बाद हम अब ए पॉलिटिकल हो गए हैं, जिस पे इमरान खान ने उनसे कहा कि आप जानवर हो गए हैं, क्योंकि ए पॉलिटिकल तो जानवर होता है, हम तो चाहते हैं आप पॉलिटिकल रहें और मेरी हमायत करें, ये उनकी मुराद थी। फिर इनको ये कहना पड़ा आर्मी को, या ये परसेप्शन देना पड़ा कि अब हम दोबारा से इंटरफेयर इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के निज़ाम को पैरालाइज कर दिया है। तो क्या आपको ये फैक्टर भी लगता है कि ये वाकई ये पॉलिटिकल होना चाह रहे थे, या ये सिर्फ और सिर्फ इनका मेकअप था, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो पैरालाइज कर देंगे इमरान खान और उनके सपोर्टर? तो आप इस फैक्टर को सर कैसे देखते हैं? देखिए, कभी पाकिस्तान आर्मी का मेरे ख्याल में कभी इरादा नहीं था कि कंप्लीटली अपोलिटिकल हो, जिस तरीके से क्या इंडियन आर्मी अपोलिटिकल है। उनको बड़ा क्लियर है था कि बैकसीट ड्राइविंग करना है, कि भाई सामने एक पॉलिटिकल सेटअप को लगा दीजिए, आप पीछे से उसको चलाइए, ताकि आपका बैकसीट ड्राइविंग में आपके पास पूरा अथॉरिटी होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा नहीं। आपको किसी को, आप इलेक्टेड तो हो नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो मर्जी करना है कर लीजिए, और एक पॉलिटिकल सेटअप को आगे कर दीजिए, जिसमें ये आज के दिन वो पीएमएलएन और पीपीपी, ये गठबंधन जो अजीब सा गठबंधन है, उनको सेटअप कर दिया और आगे कर दिया। और ये बड़ा खुश थे कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्योंकि इनका जो इमरान खान का हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया था, तो आई डोंट थिंक दे एवर हैड डाउट इन देयर माइंड कि ये पॉलिटिक्स पीछे से चलाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम अ हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट विद मिस्टर इमरान खान, ये एक हाइब्रिड डिक्टेटरशिप बन गया है। तो ये अभी चलाएंगे, ये मेरे ख्याल, ये हमने डिस्कस किया था गाना शॉट के ऊपर, वो वीडियो भी देख सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं इनके पास, और ये चारों पॉलिटिकल ऑप्शन है। पहला पॉलिटिकल ऑप्शन है, ये है कि ये इलेक्शंस डिले कर दो, और ये दे आर एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन वेरी एक्टिवली, राइट। किसी ना किसी तरीके से कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बारिश हो गया, कुछ बोल के इलेक्शंस को कर दो, ताकि उनकी ये जुडिशियरी को भी फिक्स करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी फिक्स करेंगे, सबको करके फिर मैच फिक्सिंग होगा इनकी, राइट। कब भी जब भी इलेक्शन करना है कर लेंगे, क्योंकि वैसे एक गवर्नमेंट है, उसको चला लो। और इसमें क्या है कि ये जजेस को भी शामिल कर लेंगे। और पाकिस्तान में जो है एक अजीब सिलसिला है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में ये दे विल गेट द जुडिशियरी, ये पहले भी हो चुका है, जुडिशियरी को भी शामिल करेंगे। जुडिशियरी को भी पता है कि ये जो भी होने वाला है इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर क्योंकि नेसेसिटी है, देश का हालात ऐसे है, देश को बचाना है, सो दे विल एक्सेप्ट दिस नेसेसिटी एंड मेक इट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, और ये चला सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 2 पार्टी है ही, आपका पीएमएलएन और पीपीपी, इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराइए, और पर इसके बीच में एक गुटका पार्टी खड़ा करो, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले इन्होंने इमरान खान को खड़ा किया था, राइट। तो ये छोटा गुटका पार्टी खड़ा करो और उसे कुछ जिता दो, और ताकि एंड इट बिकम्स अ हंग पार्लियामेंट। ये जो हंग पार्लियामेंट में ये जो गुटका है, जिस तरीके से उसको लेटा दो, तो वो पलटा भारी हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट पर 1 पार्टी प्लस ये गुटका पार्टी, फिर चला लो। अगर वो पार्टी सही नहीं निकला तो दूसरे पार्टी में कर दो, जिस तरीके से इन्होंने अभी किया है। पर सिर्फ इसमें यह है कि वेरिएंट ये है कि इन्होंने इमरान खान का पार्टी को तोड़ने की नौबत आ गई थी। दे हैड टू डू सम डिफेक्शंस एंड ऑल दैट टू पुट इमरान खान आउट। तो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि इलेक्शन करा दो और ओल्ड गार्ड को लेके आओ। ओल्ड गार्ड का मतलब नवाज शरीफ साहब वापस, मियां साहब वापस,
और या शहबाज शरीफ, अगर मियां साहब ही कैनॉट कम लीगली, पुट शहबाज शरीफ इन, और विद इन सम फॉर्म ओल्ड गार्ड, राइट, जो लग रहा है कि उस ओर जा रहा है ये सिस्टम, बिटवीन द फर्स्ट ऑप्शन एंड द थर्ड ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज एन आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शन, कि एक नया प्राइम मिनिस्टर को ले आओ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने सुना था कि वो मिस्टर बिलावल भुट्टो ऑल्सो बिकेम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। तो ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन के साथ खेल रही है, राइट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी नेवर हैड अ डाउट कि ये अपॉलिटिकल होंगे, बोलने के लिए होंगे पर चलाएंगे बैक सीट से। तो सर आपने कहा कि उनको कभी भी डाउट नहीं था कि वो इससे अलग होंगे, वो तो हमेशा यही सोचते रहे कि हम डिफरेंट ऑप्शन से चलाते रहेंगे निज़ाम को। तो अब मैं इस एंगल की तरफ आता हूँ कि ये जो माइंडसेट है पाकिस्तान आर्मी का, जो कि ब्रिटिश आर्मी से ही ये आर्मी बनी, पाकिस्तान की पार्टीशन जब भारत की होती है तो पाकिस्तान एक देश बनता है। भारत अपनी इंडिपेंडेंस के बाद वही लेगेसी ऑलमोस्ट लेके चला। भारत बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी है हर एतबार से, और पाकिस्तान दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। तो आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? हमारा जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, he was very clear that the army will not be part of the politics. पहले दिन से वो आर्मी को दूर रखना शुरू कर दिया। And the ideology of the political system at that point of time was to build a nation, which is to build a nation based as an outcome of the freedom struggle. और जब फ्रीडम स्ट्रगल में जितने जो स्टेट्समैन निकले, एवरीथिंग, दे वर वेरी क्लियर दैट इट हैड टू बी अ असेंबली। एंड आपको ये भी याद होगा कि द कांग्रेस पार्टी वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इवन बिफोर व्हेन द गवर्नमेंट वाज देयर। सो देयर वाज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस व्हिच वाज देयर अंडर द ब्रिटिश। हालांकि दैट parliament or that assembly was overseen by the British hierarchy at that time, by the viceroy, right? So that thing continued, and it just turned into a democracy. As part of the democracy and as part of the system which was inherited from the Britishers, so the army was kept out of politics, and the army also had no interest in politics. इसकी वजह से द इंडियन आर्मी ग्रू कंप्लीटली अपोलिटिकली, राइट। रही बात पाकिस्तान आर्मी की, अगर आपको याद है, पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन रिलीजन. It was not based on a political principle. It was not on a political ideology. It was based on a religious ideology, right? And this religious ideology did not, ये जो रिलीजियस आइडियोलॉजी हुआ था, ये शुरू हुआ ना पंजाब में हुआ था ना सिंध में हुआ था। ये जो रिलीजियस आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो यूपी में शुरू हुआ था और यूपी से वहां गए थे, राइट? और it was a religious ideology which went in, which did not have grassroots principles within Pakistan. क्योंकि इनका ये जो political ideology and the religious ideology का मेल मिलन was not with the people of Pakistan, right? There was always a thing of instability. और फिर there was an issue कि power में, सत्ता में आने के लिए there was always a issue of struggle कि कौन सत्ता में आएगा. I'm talking of 47, क्योंकि जितने अगर आप देखेंगे मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उस वक्त के, मेरे ख्याल में वो सब कोई ज्यादातर यहाँ के थे, वहां के नहीं थे. तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पहले दिन से था. जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पहले दिन से था तो ये लाजिम था कि आर्मी विल कम इन. आर्मी वाज यूटिलाइज्ड. जिस दिन थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, द आर्मी स्टेप्ड इन
और ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उस वक्त शुरू हुआ था जो मैंने पहले जिक्र किया था। और एक बार आर्मी ने पकड़ लिया सत्ता तो उन्होंने छोड़ा नहीं। और फील्ड मार्शल अयूब खान ने काफी दिन पहले उन्होंने 56 में इन्होंने सत्ता संभाल लिया, मेरे ख्याल में 56 में ही टुक ओवर। उसके बाद ही नेवर लेट गो। तो ये रवैया बन गया कि पाकिस्तान आर्मी हैज टू रूल द कंट्री, एंड इट वाज ऑलवेज पॉलिटिकल इन नेचर। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो दैट इज व्हाई कि आप देखोगे कि पाकिस्तान आर्मी क्या है कि ज्यादा पॉलिटिकल है, इंडियन आर्मी इज कंप्लीटली अपॉलिटिकल। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अब पाकिस्तान आर्मी को इक़्तिदार का चस्का ऐसा पड़ा है और वो उनकी जड़ों तक बैठ गया है। लेकिन फिर हमने रिसेंट ईयर्स में ये देखा, और स्पेशली हमने ये गुज़िश्ता कुछ महीनों से देखा, जो इमरान खान के सपोर्टर आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें इमरान खान को इक़्तिदार में वापस लाना है और हमें आर्मी की डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि इमरान खान की डिक्टेटरशिप हो या उनकी हो डिक्टेटरशिप, जिस तरह वो सोचते हैं। तो ये मुझे लगता है कि माइंडसेट की डिक्टेटरशिप की जंग है। एक तरफ आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी अपने टिपिकल माइंडसेट के साथ देश को चलाना चाहती है, और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ, जरदारी और इस तरह के पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ आर्मी के ऑफिसर्स हैं या वेटरन्स हैं, वो अपनी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं इमरान खान के ज़रिए। तो क्या आपको ये भी एक फैक्टर नज़र आता है कि डिक्टेटरशिप वर्सेस डिक्टेटरशिप? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब ये जितने आपके वेटरन्स हैं और कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, हु वर सपोर्टिंग इमरान खान, वो क्या चाहते थे कि इमरान खान को आगे खड़ा कर दो। और इमरान खान भी यही चाहते हैं थे कि आर्मी के सपोर्ट से ही वो बने। अभी भी वो आर्मी के सपोर्ट चाहते हैं किसी तरीके से। वो आर्मी को ही इज रीचिंग आउट हर रोज जब वो बात करते हैं, ही स्टिल रीचिंग आउट टू द पाकिस्तान आर्मी, राइट। सो वॉट एवर वे, अगर किसी तरीके से आप देखोगे तो इवन इफ इमरान खान अगर वो आ भी गए थे, फिर भी दे वुड हैव बीन अ सेट ऑफ ऑफिसर्स बिहाइंड हिम हु वुड बी रनिंग अ बैकसीट डिक्टेटरशिप। सिर्फ ये है कि वो इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, क्या इमरान खान का पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग है कि वेदर ही वुड अलाउड दोज पीपल टू कम अप और नॉट। क्या वो इमरान खान को चला सकते थे कि नहीं, वो अलग बात है, बट एफर्ट तो यही था। जी, आप ये कह रहे हैं कि एफर्ट उनका यही था। अब सर, जो कुछ 9 मई को हुआ उसके बारे में कोई क्लियर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट का भी उसमें रोल हो, मगर जो अभी तक के एविडेंसेस हैं वो यही बताते हैं कि ये सब काम जो है इंस्टिगेट इमरान खान और उनके करीबी साथियों ने किया था। उसके बेतहाशा उनके अपने शब्दों में, इमरान खान के शब्दों में, उनके करीबी लोगों के शब्दों से हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो इस सिचुएशन को अब जिस तरह हैंडल किया जा रहा है 9 मई को, 9 मई के इश्यूज़ को, क्या इससे डिफरेंटली, बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? देखिए, ये नजरिया है, किस नजरिए से आप देखोगे, कैसे हैंडल करना है, उससे आपको पता चलेगा। देखिए, उस दिन, जिस दिन मई 9, जब एक दिन पहले जब इमरान खान का अरेस्ट हुआ था, तब क्या था कि उस दिन, उस वक्त इमरान खान was the biggest threat to the Pakistan army। अगर आपको याद है तो हम सब सोचते थे कि भाई ये जो आर्मी चीफ है ये कुछ बोल नहीं पा रहा, क्या ये इतना वीक है कि ही विल नॉट बी एबल टू रिटेलिएट, क्या इमरान खान इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि ही विल पुश द पाकिस्तान आर्मी बैक इनटू द बैरक्स। ये सवाल उठते थे उन दिनों में। जब ये वाकया हुआ मई 9 का, तो पाकिस्तान आर्मी
और जनरल असीम मुनीर को एक मौका मिल गया। जब उनको ये मौका मिल गया, उन्होंने ये मौका को बिल्कुल पकड़ लिया और उन्होंने वही किया जो वो सोचते थे सही है, और उसको उतना बड़ा चढ़ा के कर दिया है, क्योंकि उसका भी ग्लोरीफाई भी कर दिया कि ये दिस वाज द वाटरशेड मूवमेंट बोल रहे हैं कि इट वाज द मोस्ट बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड इन पाकिस्तान हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये बोल रहे हैं। बिगेस्ट थ्रेट तो था, इट वाज, बट इट वाज टू द पाकिस्तान आर्मी। सो दे यूज्ड दिस प्ले टाइम टू डू व्हाट दे हैड टू डू। शायद अगर मैं भी उनके जगह होता तो टू पुल बैक एवरीथिंग, आई वुड आल्सो डन द सेम थिंग, राइट? आई डोंट थिंक दे हैड इनके कोई और कोई राय नहीं था। अगर ना करते तो ये दे वुड हैव गॉन द वे आई लुक एट इट, पूरा इट वुड हैव गॉन द अदर साइड। जहां तक इमरान खान के सवाल है, मेरे ख्याल में इमरान खान हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस वक्त, वो टाइम, उस दिन तक ही हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर ये डिस्टर्बेंसेस भी होते पाकिस्तान के अंदर, he would have probably taken them along. बट ये जो मार्टियस के ऊपर इन्होंने जो अटैक किया है, और खास करके वो करनाल शेर खान का जो स्टैच्यू को गिरा दिया वगैरह वगैरह, और एयरफोर्स प्लेन को भी इन्होंने जला दिया वगैरह, उससे क्या है कि पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। और इससे जाहिर होता है कि आई डोंट थिंक मिस्टर इमरान खान एंड द सपोर्टर्स प्लान्ड इट आउट। इमोशनल होके इन्होंने काम कर दिया, और मेरे ख्याल में गलत कदम उठा लिया। अगर दंगा करते और कहीं जाके करते ना, तो शायद ये सक्सेसफुल भी हो जाते, राइट? जहां तक ये जो पॉलिटिकल ये जो गवर्नमेंट का सिलसिला है या क्वेश्चन है, दे वर जस्ट टेकिंग क्यूज फ्रॉम आर्मी ने जो बोला वो ये करते रहे, और इनका और कोई मेरे ख्याल में बोलबाला भी नहीं है। So I don't think it was a direct fight between the army and Mr. Imran Khan, right? और इस हालत में I think the army played a very clear and decisive role, and it played its cards without any doubt at all. And Mr. Imran Khan till then, who was seeming very strong, उनका पोल खुल गया उस दिन। एक और सर फैक्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान आर्मी को हमेशा से जनता की, स्पेशली पंजाब की जनता की हमायत रही है। हमने देखा कि जो भी डिक्टेटर आया, पंजाब की जनता ने उसको सर पे बिठाया, मिठाइयाँ बांटी गईं। हत्ता कि जुल्फ़कार अली भट्टो के ख़िलाफ़ जब इसने कू किया, ज़िया-उल हक ने, जो अब इस वक्त मोस्ट अनफेवरेट किस्म के डिक्टेटर समझे जाते हैं, इनके हक में भी मिठाइयाँ बांटी गई। और ये काम आपने और हमने देखा, नवाज शरीफ को जितनी बार निकाला गया, मिठाइयाँ बांटी गई, और आवाम की तरफ से कभी इस तरह की रेजिस्टेंस हमने नहीं देखी जिस तरह की रेजिस्टेंस हमें आर्मी के ख़िलाफ़ बर्मा में नज़र आती है, यानी आज का जो म्यांमार है, या और देशों में नज़र आती है जहाँ कहीं भी मार्शल आता है। पाकिस्तान में कभी भी आर्मी के ख़िलाफ़ हमने रेजिस्टेंस नहीं देखी। अभी भी जो 9 मई का वाक़या हुआ, वो डायरेक्ट आर्मी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं थी, वो इमरान खान की कोट एंड कोट रेड लाइन को क्रॉस करने का एक विरोध था। लेकिन सोशल मीडिया पे आज हम देख रहे हैं कि आर्मी के ख़िलाफ़ जज्बात है, मगर ग्राउंड पे अवाम जो इमरान खान के घर के बाहर ज़मान पार्क में बैठी हुई थी, 9 मई के बाद ऐसी गायब हुई है। 8-10 हज़ार लोग जेलों में हैं, जो इमरान खान का कहना है, मगर इमरान खान के सपोर्टर को 8-10 हज़ार तो नहीं थे ना, वो तो मिलियंस थे। तो क्या कारण है कि लोग, पाकिस्तान की जो जनता है, वो दिल से ग्राउंड्स पर आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं जाती, तमाम तर उनकी डिक्टेटोरियल पॉलिसियों के बावजूद? देखिए, बात यह है कि ये आर्मी हैज बीन गिविंग आउट दिस नैरेटिव कि बिना पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान नहीं रहेगा। और मैं हर वक्त, यही मेरा एनालिसिस था
कि पाकिस्तान इज अ डबल फेस इंस्टीट्यूशन। इनका एक फेस है कि दे डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, और दूसरा फेस है कि दे सेव पाकिस्तान। क्योंकि इनके बिना पाकिस्तान रहेगा नहीं, टूट जाएगा, राइट। और पाकिस्तान का हालत ये सुधरेंगे नहीं, ये खराब करते जाएंगे, राइट। सो देयर टू फेसेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और आज के दिन वो द सेवियर फेस इज कमिंग फॉरवर्ड। कुछ दिन के बाद वो दूसरा फेस आ जाएगा, जब द इकोनॉमिक इम्पैक्ट विल स्टार्ट, तो द फेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी कुछ हद तक इन्होंने शुरू भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का जो पे एंड अलाउंसेस बढ़ा दिया, गवर्नमेंट का अलाउंसेस बढ़ा दिया, सब कुछ। और पाकिस्तान आर्मी में जितने हैं वो उनका रहन सहन का स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं, और आम जनता जूझ रही है, राइट। खतरा टल गया है, अभी सब आर्मी के साथ हैं कि भाई पाकिस्तान सही सलामत रहेगा, एक देश रहेगा, वगैरह वगैरह। पर कल के दिन ये स्थिति बदल जाएगा तब। पर बात यह है कि ये जो बैकडोर बैकसीट ड्राइविंग जो कर रही है पाकिस्तान आर्मी, उससे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उंगली नहीं उठेगा। उंगली उठेगा जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट क्यों ना हो या नवाज शरीफ का गवर्नमेंट क्यों ना हो, किसी का गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो पाकिस्तान आर्मी हैज गॉन इनटू अ सेफ प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां तक मिस्टर इमरान खान का सवाल है, पाकिस्तान आर्मी धीरे धीरे उसको बिल्कुल दे हैव स्ट्रिप्ड हिम ऑफ ऑल हिज डिफेंसेस। उनका सपोर्टर्स चले गए, उनका ऑल हिज ऑर्गेनाइजेशन मोटा था वो भी चले गए। आजकल अगर आप उनके स्पीचेस देखोगे, वही बात बताते रहते हैं हर चैनल के ऊपर, उनका कोई मीडिया एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है। एंड he has been exposed as someone who is not strong, who definitely cannot save Pakistan. तो पाकिस्तान आवाम के पास भी और कोई चारा क्या है? जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि वो हीरो है, वो तो निकला जीरो। उनको आवाम को सब पता है कि जितने इनके पॉलिटिशियंस हैं, नॉर्मल पॉलिटिशियन जो पीपीपी के हैं या पीएमएलएन के हैं, वो फौज के पीछे लाइन बंद हो जाएंगे। तो आखिर का लास्ट बेस्टियन हैज बिकम द फौज अगेन। तो आज के दिन फौज, द हीरो फेस ऑफ द फौज इज कमिंग। तो दैट्स हाउ इट इज। ये उल्टा फुल्टा होता रहेगा। जी सर, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपने कहा और राइट कहा कि पाकिस्तान आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है चीज़ों को। तो क्या वो इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करते हैं, या चूंकि उनका काम नहीं है गवर्नेंस का, इसलिए चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? इन दोनों चीज़ों में आप कैसे फ़र्क महसूस करेंगे? देखिए, पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है उसमें बड़ा क्लियर है कि हर वक्त वो चाहते हैं कि उनका एंटाइटल्स मिले, और पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग हो, और एक स्ट्रांग आर्मी ही पाकिस्तान को बचा सकता है। उसके बाद इन्होंने सोचा नहीं। और जब भी इनका डिक्टेटरशिप हुआ है, चाहे जियाउल हक के टाइम पे या परवेज मुशर्रफ के टाइम पे रिसेंटली, या ये बैकसीट डिक्टेटरशिप इन द टाइम ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो इन ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम if you see, they have not done anything for Pakistan, right? So that's the problem. That is why it is going this way, and they have not been able to do anything for economically for Pakistan. और पाकिस्तान को बेच चुके हैं ये। That is why it is called a rentier state. इन्होंने पाकिस्तान के सर्विसेज को बेचा है, इनका मिलिट्रिज्म को बेचा है। They became the gladiators of everyone. They sold the strategic importance of Pakistan. They did not do anything to, hold Pakistan tight. सर, आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का ये एक परसेप्शन वो जनता को देना चाहते हैं
कि हम सेवियर हैं पाकिस्तान के, तो क्या वाकई ही इनके बगैर पाकिस्तान आर्मी जिस तरह पाकिस्तान को चला रही है या चलाना चाहती है, अगर इस तरह नहीं चलाएगी तो पाकिस्तान टूट जाएगा? मेरे ख्याल में टूटेगा नहीं पाकिस्तान, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को मौका नहीं मिला कि टू टेस्ट डेमोक्रेसी, राइट, ये पता भी नहीं चलेगा। बट मेरा खुद का ये है कि दे विल नॉट ब्रेक। ठीक, एक सिस्टम तो रहा है एक डेमोक्रेसी का, ऐसी बात नहीं है, राइट। अगर आर्मी पीछे हट जाए कुछ दिन तक इनको प्रॉब्लम होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। एक गवर्नमेंट या दो गवर्नमेंट ये कुछ प्रॉब्लम करेंगे और ये विल फेल, बट द पीपल विल स्टार्ट वर्किंग। आज के दिन या अगर आप देखोगे कि फ्रॉम द टाइम ऑफ जियाउल हक एज वेल एज परवेज मुशर्रफ, क्या हो गया कि दे केप्ट गेटिंग एड, क्योंकि एड मिल रहा था, पैसा मिल रहा था बाहर से। पाकिस्तान ने खुद का अपना इकोनॉमी को बढ़ाया नहीं, इनका एग्रीकल्चर को बढ़ाया नहीं। पानी जो बेसिक चीज है पाकिस्तान के लिए, वो आजकल किल्लत में है। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्स स्टेट। इन्होंने अपना रिवर सिस्टम वगैरह, ऑफ कोर्स रिवर सिस्टम तो है इंडस रिवर, पर इनका जो कैनाल सिस्टम और ग्राउंड वाटर सिस्टम वगैरह इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, राइट। इनका एग्रीकल्चर सही नहीं है, इट्स नॉट मॉडर्न। इनका इंडस्ट्री सही नहीं है, राइट। एक्सपोर्ट्स डाउन है, ये सब पता है हमें। अगर आप वेदर पाकिस्तान आर्मी इज ऑन टॉप और नॉट, ये हालत बदलेगा नहीं। ये हालत तभी सुधर सकता है जब ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी हो और ग्रास रूट्स तरीके से whoever रूल्स पाकिस्तान रूल्स इट प्रॉपरली। अगर आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स देखेंगे तो कोई ग्रास रूट से कोई उभर के नहीं आया, ये सारे एलाइट्स हैं। ये पहले भी रूल कर रहे थे पाकिस्तान को, अभी भी रूल कर रहे हैं। कोई ऐसे कोई चाय बेचने वाला जैसे मोदी साहब टाइप वो ऊपर नहीं आया, या लाइक पीवी नरसिम्हा हु वाज नो वन, और फॉर दैट मैटर इवन मिस्टर मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर थे, वहां से वो उठ के प्रोफेशनली ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स देखे अलग अलग तरीके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो हुआ नहीं। ये तो वही क्लैन है, भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, जुनेजो, यही लोग घूमते रहते हैं। उसे क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कभी पाकिस्तान में उभर के नहीं आया। जब तक आप नीचे से कोई आदमी ऊपर आएगा नहीं और पूरा स्थिति को नहीं संभालेगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान चलेगा नहीं। इट हैज टू बी ए सोशल मूवमेंट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इट माइट बी हमारा जो, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूं तमिलनाडु, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स कुछ साल पहले, बट इट वाज अ सोशल मूवमेंट व्हिच हैपेंड एंड पीपल फ्रॉम द लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी अभी आज ऊपर आ गए और उन्होंने सारे बैरियर्स को तोड़ दिया, और तोड़ के अभी वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। और ये गवर्नमेंट अभी से नहीं, पिछले 20-30 साल से चल रहा है, राइट। और ये गवर्नमेंट जो है इस तकरीबन, जब से मैं जानता हूं, हैज बीन इन ऑपोजिशन विद द सेंटर। इसके बावजूद ये जो गवर्नमेंट है 9 to 10% जीडीपी ग्रोथ रखती है। तो what does it show? Unless people come from the bottom, take over and progress the state or the country, it will not go forward. पाकिस्तान में वो मूवमेंट कभी नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात है कि पाकिस्तान has become more of a religious state where religion rules, और religious reformation भी नहीं हुआ। In fact, the religious reformation in Pakistan has gone the other way, more towards hardline Islamism or tending towards radicalism.
As a result, the fundamental things have not happened in Pakistan which were to happen. अगर आज के दिन पाकिस्तान से आर्मी हटा दो, आप 5-10 साल के लिए कोई भी एक गवर्नमेंट से चला लो, पाकिस्तान will suffer, but after 10-15 years it will start coming up. ये लोग तो ऐसे ही है ना, लोग यहाँ और वहां एक ही है, चाहे वो अपने आप को मान ले वो अरब का है या पर्शिया के है या टर्की के है तो यही के हैं। आज की गुफ्तगू को आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हैज अ चॉइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो अपने आपके साथ क्या करना चाहती है, पर पाकिस्तान का आवाम करना चाहती है कि नहीं, एक ये बात है, ये सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम जब तक नहीं खड़ा होके अपना हक नहीं मांगती है तो कुछ नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। अगर होने के लिए उनको एक अच्छा लीडर चाहिए जो है ही नहीं। अगर ये लीडर नहीं है और आवाम खड़ा नहीं होती तो ऐसे ही चलता रहेगा। एंड व्हाट डू आई सी ऑफ पाकिस्तान? जैसे पाकिस्तान आगे चलता जाएगा, आई सी पाकिस्तान विल बिकम वीकर. It will be a state with a strong army and a weak nation, a weak polity, a weak government, right? Or it will be an inward looking Pakistan. और as an Indian अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है ये, क्योंकि inward looking Pakistan is the best Pakistan for India, right? I wish it continues like this from an Indian perspective. But the fact of the matter is, Pakistan is a place of 220 million people. लोग हैं, right? उनके अगर बारे में अगर सोचो कि क्या ये उनका हालत यही नसीब है उनके लिए, definitely they deserve something better than what they are having at this point of time. And I wish them well. I wish them really well. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में जैसा मैंने शुरू में कहा, आपसे हम बातचीत सुनना चाहेंगे, एनालिसिस सुनना चाहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अब तक जंगें हुई, उनके क्या कारण थे और क्या किसने खोया, किसने क्या पाया, ताकि ये बातें भी हमारे व्यूज़ तक पहुँचें। चूँकि ये वो बातें हैं सर जिस पे र्यूमर्स ज़्यादा हैं, मिथ ज़्यादा हैं, स्टोरीज़ ज़्यादा हैं, और हम उन स्टोरीज़ को भी टच करेंगे और उसके साथ साथ फैक्ट्स भी आपसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, एंड आपने ये मौका दिया, थैंक्स अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी टू कम ऑन टू योर चैनल व्हेनेवर यू आस्क मी टू कम। थैंक यू सर, बहुत बहुत हम धन्यवाद हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, रिटायर्ड इंडियन आर्मी के वेटरन, बहुत उम्दा एनालाइज़ करते हैं और हमारे उस साउथ एशिया के रीजन को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और हमें समझाते हैं। टैग टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और हमारी ऐप्स भी आप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और Amazon Fire की, सो डैट यू कैन वॉच अस 24/7। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.